हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। तो आज मैं लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के फर्स्ट पार्ट का रिव्यू करने जा रहा हूं और जिसका नाम है द फेलोशिप ऑफ द रिंग। और मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए मस्ट वॉच है। बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूँ, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यूज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। डिस्क्रिप्शन की बात करता हूँ मैं। एक हॉबिट और उसके 8 साथी एक बहुत ही खतरनाक यात्रा पर निकलते हैं मॉर्डोर जाने के लिए, जहां पर दुनिया की सबसे शक्तिशाली रिंग को नष्ट करना है जो बिलोंग करती है डार्क लॉर्ड साउरॉन को। सो आइए और बात करते हैं इस मूवी के बारे में। ये मूवी रिलीज़ हुई थी 2001 में और ये 3 घंटे की मूवी है। इसके डायरेक्टर का नाम है पीटर जैक्सन और इस फिल्म की पूरी शूटिंग न्यूजीलैंड में हुई है। पीटर जैक्सन दरअसल न्यूजीलैंड के ही निवासी हैं। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के टोटल 3 पार्ट्स हैं और आज मैं फर्स्ट पार्ट का रिव्यू करने जा रहा हूँ। इस मूवी की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। ये टॉप 250 IMDb मूवीज़ में आती है और इसका रैंक है 9, यानी कि टॉप 10 में है ये। तो अब आप इस मूवी का लेवल खुद ही समझ लीजिए। ये मूवी को हॉलीवुड में फिल्म मेकिंग में एक लैंडमार्क मूवी माना जाता है और इस मूवी को एक अचीवमेंट कहा जाता है फैंटेसी जॉनर में। इसकी सराहना सभी पहलुओं में की गई है, जैसे कि विजुअल इफेक्ट, सिनेमेटोग्राफी, पीटर जैक्सन का डायरेक्शन, एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस, स्क्रीन प्ले, इसका म्यूजिक और नॉवल के मटेरियल को एज इट इज़ दिखाना। जी हाँ, ये मूवी भी एक नॉवल पर बेस्ड है और नॉवल का भी सेम नाम था, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, और फर्स्ट पार्ट का नाम था द फेलोशिप ऑफ द रिंग। इस मूवी के राइटर का नाम है J.R.R. टॉल्कियन और इसको लिखा गया था 1954 में। जी हाँ, इतनी पुरानी नॉवल है ये। J.R.R. का पूरा नाम है जॉन रोनाल्ड र्यूएल टॉल्कियन। ये एक इंग्लिश ऑथर थे। ये मूवी 2001 की दूसरी सबसे ज़्यादा बिजनेस करने वाली मूवी रही थी। इसने टोटल $883 मिलियन का बिजनेस किया था। पहले नंबर पर थी अपनी हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन, जिसने किया था $974 मिलियन का बिजनेस। इसका रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ इस चैनल पर। और थर्ड नंबर पर थी मॉन्स्टर्स इंक, जिसने किया था $528 मिलियन का बिजनेस। दिस फिल्म इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म्स एवर मेड। इस मूवी ने ढेर सारे अवार्ड जीते हैं। ये ऑस्कर्स में 13 कैटेगरी में नॉमिनेट हुई थी और इसने बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, बेस्ट मेकअप और बेस्ट ओरिजिनल स्कोर और बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स में ऑस्कर्स जीते थे। इस मूवी ने ब्रिटिश एकेडमी अवार्ड्स, सैटर्न अवार्ड्स और स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स भी जीते थे। 2007 में अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट ने इसे वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट अमेरिकन फिल्म्स इन हिस्ट्री का खिताब दिया था, यानी कि ये इतिहास की सबसे बेहतरीन 100 फिल्मों में से एक है। 2021 में इस मूवी को सिलेक्ट किया गया था नेशनल फिल्म रजिस्ट्री में प्रिजर्व करने के लिए लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा, क्योंकि ये मूवी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सौंदर्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक मानी जाती है। अच्छा, इस मूवी की पूरी शूटिंग न्यूजीलैंड में हुई है, क्योंकि पीटर जैक्सन खुद भी न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो वो वहीं पर शूटिंग करना चाहते थे और यकीन मानिए इतनी ज़बरदस्त और ब्यूटीफुल लोकेशंस है ना शूटिंग की, बस आप मूवी देखते ही रह जाएंगे। तो मैंने आप लोगों को रिंग की कहानी बता दी थी और सौरॉन क्यों उसके पीछे पड़ा है वो भी बता दिया था पिछले एपिसोड में। अब आइए सीधा प्लॉट की शुरुआत करते हैं। रिंग के खोने में और उसका बिल्बो बैगिंस को मिलने में कई हजार सालों का अंतर है। तो रिंग अब बिल्बो बैगिंस के पास है और जैसा कि मैंने बताया था कि वो जिसके पास होती है उसे लंबी उम्र देती है। तो बिल्बो अपना 111वां जन्मदिन मना रहा है और बिल्बो बैगिंस एक हॉबिट है जो कि शायर नाम की जगह पर रहता है और ये लोग हाइट में बहुत छोटे होते हैं। और गैंडेल्फ द ग्रे जो कि एक जादूगर है, यानी कि विजार्ड है, वो बिल्बो का बहुत पुराना दोस्त है। तो वो उसके बर्थडे पर शायर आया है। तो मूवी के लिए 2 चीज़ें बता देता हूँ। एक तो इसका म्यूज़िक बहुत ही ऑसम है, दूसरा जितनी भी लोकेशंस पर शूटिंग की गई है सब इतनी सुंदर है कि आप सोच भी नहीं सकते। जब आप मूवी देखेंगे तभी समझ में आएगा आपको। एनीवे, बिल्बो का बर्थडे सेलिब्रेशन रात में हो रहा है और शायर के सभी लोग इकट्ठे हुए हैं उस सेलिब्रेशन में। तभी बिल्बो अपनी स्पीच दे रहा होता है और बोलता है कि अब वो शायर छोड़ के जा रहा है और फिर वो अचानक से गायब हो जाता है। गैंडल्फ ये सब देख रहा होता है। सभी लोग उसका गायब होना देख के हैरान हो जाते हैं और इधर बिल्बो जो है अपने घर आ जाता है। तो एक्चुअली में बिल्बो वो अंगूठी पहन के गायब हो जाता है।
आप लोगों को लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की पावर्स के बारे में मैंने लास्ट एपिसोड में ही बता दिया था। फिर गैंडल्फ बिल्बो के घर आता है और उससे कहता है कि उसने बहुत सारी मैजिक रिंग्स देखी है जिससे आदमी गायब हो सकता है। एक्चुअली गैंडल्फ को इसमें बहुत समझदार दिखाया गया है, उससे कोई भी बात छुपती नहीं। फिर बिल्बो गैंडल्फ को वो रिंग दिखाता है जिसे पहन के वो गायब हुआ था। तब गैंडल्फ उस रिंग को ध्यान से देखता है और बिल्बो को कहता है कि जहाँ भी वो जा रहा है वो उस रिंग को अपने साथ न लेके जाए बल्कि शायर में ही छोड़ के चला जाए। लेकिन बिल्बो की लालच और लगाव उस रिंग के प्रति बहुत बढ़ गई होती है तब बिल्बो का चेहरा एकदम से राक्षस का सा हो जाता है जब रिंग छोड़ने की बात आती है। तो तब गैंडल्फ थोड़ा सा डराता है बिल्बो को और फिर बिल्बो उस रिंग को छोड़ने के लिए मान जाता है। बिल्बो गैंडल्फ से कहता है कि उसने बहुत जी लिया है, अब वो आराम करना चाहता है, इसलिए वो शायर छोड़ के रिवेंडेल चला जाएगा जहाँ पर वो अपनी ऑटोबायोग्राफी कंप्लीट कर सके। रिवेंडेल एक जगह का नाम है जहाँ पर एल्व्स रहते हैं और बिल्बो कहता है कि वो अंगूठी वो अपने भतीजे फ्रोडो के लिए छोड़ जाएगा। और वो अंगूठी बिल्बो जैसे ही अपनी उंगली से निकाल के ज़मीन पर छोड़ता है वैसे ही उसे ऐसा लगता है कि जैसे सारे संसार का बोझ उसके कंधे से उतर गया हो और उसे बहुत हल्का और अच्छा महसूस होता है। अब आप रिंग का बर्डन खुद ही समझ सकते हैं। अब गैंडल्फ जैसे ही उस रिंग को छूता है उसे एक भयंकर झटका सा लगता है। फिर वो रिंग एक लिफाफे में करके फ्रोडो को दे जाता है और उसे कहता है कि इसे तुम सुरक्षित रखना। इसके बाद गैंडल्फ इस रिंग की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाता है और उसे कुछ बहुत ही हजारों सालों पुराने पोथियों से पता चलता है कि रिंग दरअसल साउरॉन की है। वो तुरंत फ्रोडो के पास दौड़ा दौड़ा वापस जाता है। अब एक्चुअली बुक में बताया है कि गैंडल्फ फ्रोडो को रिंग देने के बाद 17 साल बाद वापस आता है, लेकिन इसमें इतना लंबा समय कैसे दिखाएंगे, इसलिए दिखा दिया है कि तुरंत ही गैंडल्फ कुछ ही दिनों में फ्रोडो के पास वापस आ जाता है। अब वो फ्रोडो से कहता है कि रिंग कहाँ है। फ्रोडो वो लिफाफा निकाल के दे देता है। गैंडल्फ तुरंत उसे लिफाफे सहित फायर प्लेस में फेंक देता है और फिर जब वो अंगूठी सुर्ख लाल गर्म हो जाती है तब उस पर कुछ लिखा हुआ उभर के आता है। क्या लिखा आता है वो मैंने आपको पिछले एपिसोड में ही बता दिया था, चलो फिर से बता देता हूँ। 1 रिंग टू रूल देम ऑल, 1 रिंग टू फाइंड देम, 1 रिंग टू ब्रिंग देम ऑल एंड इन द डार्कनेस माइंड देम। फिर गैंडल्फ को समझ में आ जाता है कि यही है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जिसे साउरॉन कई सालों से ढूंढ रहा है। अब एक्चुअली ये अंगूठी बिल्बो से पहले एक गोलम नाम के प्राणी के पास थी। उसको साउरॉन के राक्षसों ने पकड़ लिया था और वो लोग उसे टॉर्चर करके रिंग का पता पूछ रहे थे। तब उसने सिर्फ 2 वर्ड्स बोले थे, शायर और बैगिंस। ये बात गैंडल्फ को पता थी। तब गैंडल्फ फ्रोडो को बोलता है कि उसे वो रिंग लेके वहाँ से चले जाना चाहिए और शायर को छोड़ देना चाहिए, बट फ्रोडो को कुछ समझ में नहीं आता है। तब गैंडल्फ कहता है कि वो सब कुछ फ्रोडो को बाद में समझाएगा, अभी उसे बस शायर से निकलना चाहिए। ये सब बातें फ्रोडो का एक फ्रेंड सैमवाइज गैमजी उर्फ सैम सब कुछ घर के बाहर छुप के सुन रहा होता है। गैंडल्फ को पता चल जाता है। तब गैंडल्फ कहता है कि तुम भी अब फ्रोडो के साथ जाओगे और गैंडल्फ कहता है कि वो उन लोगों को ब्री में एक रेस्टोरेंट में मिलेगा या पब कह लीजिए जिसका नाम है द प्रांसिंग पोनी। इधर फ्रोडो और सैम निकलते हैं रिंग लेके और उधर गैंडल्फ आइजनगार्ड नाम की जगह जाता है सारूमन से मिलने। सारूमन कौन है ये मैंने आप लोगों को पिछले एपिसोड में ही बता दिया था। सारूमन से मिलने के बाद पता चलता है कि सारूमन तो ऑलरेडी साउरॉन के साथ अलायंस कर चुका है मिडल अर्थ पर कब्जा करने का, और फिर सारूमन गैंडल्फ को बंदी बना लेता है धोखे से। इधर फ्रोडो और सैम को 2 हॉबिट्स और ज्वाइन करते हैं जिनके नाम है मैरी और पिपिन, और फ्रोडो को नाज़गुल ढूंढ रहे हैं। नाज़गुल कौन है ये भी पिछले एपिसोड में मैंने बता दिया था। ये एक्चुअली वो 9 रिंग बेयरर्स हैं जो कि आदमियों के पास थे और अब ये साउरॉन के गुलाम बन चुके हैं और इनका सिर्फ एक ही काम है अंगूठी ढूंढ के अपने मास्टर को देना। नाज़गुल से जैसे तैसे ये चारों बच के भाग जाते हैं और फिर ये लोग पहुंचते हैं ब्री। वहाँ जाते हैं ये लोग वही पब जहाँ पर गैंडल्फ इनसे मिलने वाला था जिसका नाम था द प्रांसिंग पोनी, लेकिन चूंकि गैंडल्फ कैद है इसलिए वो नहीं आ पाता है। ये चारों वहाँ पर बैठे होते हैं और फ्रोडो सबके लिए बियर लेने जाता है, लेकिन तभी वो फिसल जाता है और अंगूठी किसी तरह से उसके हाथ से छूट जाती है और गिरने संभलने में वो गलती से अंगूठी पहन लेता है और फ्रोडो फिर गायब हो जाता है। ये सब कुछ एक आदमी अपनी टेबल पर बैठ के देख रहा था जिसका नाम है स्ट्राइडर। वो इन चारों को बोलता है कि वो लोग यहाँ सेफ नहीं है और स्ट्राइडर उन्हें रिवेंडेल तक छोड़ आएगा।
स्ट्राइडर एक्चुअली थोड़ा थोड़ा भाप गया था कि फ्रोडो के पास जो रिंग है वो शायद लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ही है। एनीवे, इधर दूसरी तरफ गैंडेल्फ सारूमन के कैद से छूटकर एक बहुत बड़े ईगल यानी कि गरुड़ के ऊपर चढ़ के वहां से उड़ जाता है। जब स्ट्राइडर और चारों हॉबिट्स जा रहे होते हैं रिवेंडल की तरफ, तब वो लोग रात में एक पहाड़ के ऊपर आराम करने के लिए रुकते हैं, लेकिन वहां पर नाज़गुल अटैक कर देते हैं उन सभी पर। लड़ाई के दौरान नाज़गुल का जो लीडर होता है वो एक तलवार से फ्रोडो को घायल कर देता है। वो मरने वाला होता है कि तभी वहाँ एक एल्फ आर्वन नाम है जिसका, वो आती है और अपने तेज़ घोड़े पे बिठा के फ्रोडो को रिवेंडल ले जाती है। आर्वन के पीछे अभी भी नाज़गुल अपने तेज़ घोड़ों पर लगे हुए हैं, लेकिन रास्ते में एक नदी पड़ती है और आर्वन उस नदी में एक बाढ़ सी ले आती है अपनी शक्तियों के द्वारा। फिर नाज़गुल वो नदी पार नहीं कर पाते हैं और आर्वन फ्रोडो को लेकर रिवेंडल पहुंच जाती है और फिर फ्रोडो वहाँ पर ठीक हो जाता है एल्व्स की केयर में। फिर उसे वहाँ सैम, मैरी और पिपिन मिलते हैं और स्ट्राइडर और गैंडेल्फ भी मिलते हैं और इसमें दिखाते हैं कि स्ट्राइडर और आर्वन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन चूंकि स्ट्राइडर आदमी है और आर्वन एक एल्फ, तो उन दोनों का प्यार सफल नहीं होगा क्योंकि एल्फ बहुत लंबी उम्र जीते हैं एज कम्पेयर टू ह्यूमंस। खैर, अब सबको पता चल गया है कि फ्रोडो के पास जो रिंग है वो दरअसल लॉर्ड ऑफ द रिंग्स है और साउरॉन उसे किसी भी हालत में पाके रहेगा। यहीं पर जो है गैंडेल्फ फ्रोडो को रिंग के बारे में बताता है कि वो दरअसल में क्या है और साउरॉन उसके पीछे क्यों पड़ा है और वो इतनी खतरनाक क्यों है। उसके बाद गैंडेल्फ सारूमन के धोखे के बारे में सबको बता देता है। तो अब दो खतरे हैं, एक साउरॉन और दूसरा सारूमन। आर्वन के पिता लॉर्ड एलरॉन्ड कहते हैं कि रिंग को रिवेंडल में नहीं रख सकते हैं, नहीं तो रिवेंडल खतरे में आ जाएगा। फिर एक मीटिंग रखी जाती है जिसमें एल्व्स, ड्वार्फ्स और मेन सभी होते हैं, ये डिसाइड करने के लिए कि अब क्या करना है आगे। सब लोग कहते हैं कि इस रिंग को नष्ट ही करना पड़ेगा और ये सिर्फ माउंट डूम में ही नष्ट हो सकती है जो कि मॉर्डोर में है। अल्टीमेटली मीटिंग में रिंग को लेके सब झगड़ने लग जाते हैं। ये देख के फ्रोडो अचानक से खुद ही आगे बढ़ के कहता है कि वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पर लेने को तैयार है। गैंडेल्फ थोड़ा दुखी हो जाता है क्योंकि वो फ्रोडो के ऊपर ये बर्डन नहीं डालना चाहता था। फिर सैम, मैरी और पिपिन भी कहते हैं कि वो भी फ्रोडो के साथ जाएंगे। गैंडेल्फ और स्ट्राइडर भी हाँ कह देते हैं। स्ट्राइडर का एक बहुत ही पक्का एल्फ दोस्त भी उस मीटिंग में होता है जिसका नाम है लेगोलास। वो और एक ड्वार्फ जिसका नाम गिमली है, ये दोनों भी तैयार हो जाते हैं फ्रोडो के साथ मॉर्डोर तक जाने के लिए। और गोंडोर राज्य से एक योद्धा आया होता है मीटिंग में जिसका नाम है बोरोमीर, वो भी फ्रोडो के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रकार 9 लोगों का एक ग्रुप तैयार हो जाता है जिसको नाम दिया जाता है द फेलोशिप ऑफ द रिंग। अब आप लोग मूवी के टाइटल का मतलब समझ गए होंगे। और इस ग्रुप का काम है फ्रोडो की मदद करना और उसको दुश्मनों से बचाए रखना। एक बात और पता चलती है मीटिंग के पहले कि स्ट्राइडर का असली नाम है एरागॉन। एक्चुअली सबको पता है कि स्ट्राइडर कौन है सिवाय फ्रोडो और उसके फ्रेंड्स के, तो उन्हें पता चलता है कि एरागॉन दरअसल इसिल्डुर का वारिस है। इसिल्डुर कौन है ये भी पिछले एपिसोड में बता दिया था मैंने आप लोगों को। इसिल्डुर वही है जिसने साउरॉन के हाथ से वो उंगली काट दी थी तलवार से जिस पर वो रिंग थी। एनीवे, एरागॉन ही गोंडोर का असली राजा है। वैसे एरागॉन ने गोंडोर की गद्दी क्लेम क्यों नहीं की? तो एक्चुअली जैसा मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि इसिल्डुर राजा था आर्नोर का और उसका भाई एनरियन राजा था गोंडोर का। लेकिन दरअसल इन दोनों भाइयों में भी हाई किंग यानी कि सबसे ऊपर इसिल्डुर ही था। यानी कि इसिल्डुर दरअसल आर्नोर और गोंडोर दोनों का राजा था, लेकिन वो एक साथ 2 जगह कैसे राज करता, इसलिए गोंडोर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने अपने भाई एनोरियन को दे दी थी। पर गोंडोर वालों को ये समझाना मुश्किल था कि एरागॉन ही गोंडोर का असली राजा है, क्योंकि कई सेंचुरीज बीत चुकी थी इस बात को। तो गोंडोर वाले इसिल्डुर के वारिस को अपना राजा नहीं मानते थे। पर लेगोलास, गैंडेल्फ और भी बाकी सभी को पता था कि एरागॉन ही असली राजा है गोंडोर का। एनीवे, रिवेंडल में फ्रोडो को बिल्बो भी मिलता है, यानी कि उसके अंकल। बिल्बो फ्रोडो को अपनी तलवार देता है जिसका नाम है स्टिंग। वो तलवार दरअसल ग्लो करती है जब भी कोई दुश्मन पास होता है। और बिल्बो फ्रोडो को एक कवच भी देता है जिसका नाम है मिथ्रिल, जिसे कोई भी हथियार नहीं भेद सकता है। फ्रोडो उसे लेके अपनी शर्ट के अंदर पहन लेता है। इसके बाद फेलोशिप जाती है गैप ऑफ रोहान के रास्ते, लेकिन ये लोग देखते हैं कि वहाँ पर सारूमन के जासूस नज़र रखे हुए हैं।
उसके बाद वो लोग एक बर्फीले पहाड़ के रास्ते से जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी सारुमन एक भयंकर तूफान ले आता है जादू से, और ये सभी लोग बर्फ़ के अंदर दबकर मर सकते हैं। इसलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि मोरिया की खानों से होकर जाना पड़ेगा। मोरिया के माइंस यानी कि खान में एंटर करने के बाद इनके पीछे ट्रोल्स और ऑर्क्स पड़ जाते हैं। उनसे सभी लोग लड़ते हैं और जैसे तैसे बच के भागते हैं, लेकिन तभी एक बहुत भयानक मॉन्स्टर जिसका नाम बैलरॉग है वो सभी का रास्ता रोक लेता है। गैंडल्फ सभी को बोलता है कि तुम लोग निकलो, मैं इससे निपटता हूँ। अब बैलरॉग है क्या दरअसल? तो बैलरॉग दरअसल 5000 सालों से मोरिया की खानों में है। एक्चुअली ये साइज़ में बहुत ही बड़े होते हैं, यूँ समझ लीजिए ड्रैगन के साइज़ के होते हैं, और इन्हें आप फायर डीमन यानी कि आग वाला राक्षस भी कह सकते हैं। ये एक्चुअली मॉर्गोथ की सेना में थे। मॉर्गोथ कौन है ये भी मैं आप लोगों को पिछले एपिसोड में बता चुका हूँ। तो मॉर्गोथ की हार के बाद बैलरॉग हाइडिंग में चला गया था। ये लोग काफ़ी हज़ारों फीट गहराई में रहते थे और बैलरॉग मोरिया की खानों में जाके छुप गए थे। तो जो मिथ्रिल बिल्बो ने फ्रोडो को दिया है ना, वो दरअसल ड्वार्फ्स ही बनाते हैं। मिथ्रिल एक मटेरियल का नाम है जो कि मोरिया की खानों में पाया जाता है। उसे खुदाई करके निकाला जाता है। तो जब मिथ्रिल को खोजते खोजते ड्वार्फ्स कुछ ज़्यादा ही गहराई में चले गए, तब उन्होंने बैलरॉग को डिस्टर्ब कर दिया, या यूं कह लीजिए जब ड्वार्फ्स ने ज़्यादा खुदाई कर दी मिथ्रिल की खोज में, तो उन्होंने बैलरॉग को डिस्टर्ब कर दिया और वो जाग गया और उसने उस वक्त के राजा ड्यूरिन को मार डाला। इसलिए बैलरॉग को ड्यूरिन्स बेन भी कहा जाता है, यानी कि ड्यूरिन के लिए श्राप। एक्चुअली मोरिया की पहाड़ियों में ड्वार्फ्स का पूरा साम्राज्य फैला हुआ था जिसका नाम था खाजाद-दुम। ड्यूरिन एक समय उसी का राजा था। एनीवे, ड्यूरिन के मरने के बाद काफ़ी सारे ड्वार्फ्स और एल्व्स ने बैलरॉग को मारने की कोशिश की, बट सभी नाकाम रहे और बैलरॉग उन सभी को मार डालता था जो उसे मारने आते थे। इन मोरिया की पहाड़ियों को कई ड्वार्फ्स ने अपने कब्जे में करने की कोशिश की, जैसे थ्रेन नाम का एक राजा ने उसे जीत लिया था। एक्चुअली में मोरिया में ऑर्क्स और ट्रॉल्स ने भी कब्जा कर रखा था, तो उन्हीं से ड्वार्फ्स लड़ रहे थे मोरिया को जीतने के लिए। अब थ्रेन ने जीत तो लिया, लेकिन डेन नाम के दूसरे राजा ने कहा कि जब तक मोरिया में बैलरॉग है तब तक वहाँ कोई भी बस नहीं सकता। तब थ्रेन वापस अपनी सेना लेकर चला गया, लेकिन फिर बालिन नाम के एक राजा ने मोरिया को जीत लिया और वहाँ रहना शुरू भी कर दिया। लेकिन बैलरॉग ने कुछ समय बाद सबकी हत्या कर दी। खैर, गैंडल्फ फिर खाजाद-दुम के उस राक्षस से लड़ता है और उसको एक ब्रिज पर रोक देता है और कहता है कि तुम उडुन की फ्लेम यानी कि उडुन की अग्नि को पार नहीं कर सकते हो। और गैंडल्फ फिर अपनी छड़ी को जोर से ब्रिज पर मारता है और वो ब्रिज टूट जाता है और बैलरॉग वापस खाई में गिर जाता है। लेकिन गिरते गिरते बैलरॉग के शरीर से एक हंटर यानी कि कोड़े जैसी चीज निकलती है और गैंडल्फ के पैरों में बंध जाती है और बैलरॉग फिर गैंडल्फ को अपने साथ खाई में खींच लेता है। फ्रोडो बहुत जोर से चिल्लाता है गैंडल्फ का नाम और गैंडल्फ खाई में गिरते वक्त बोलता है कि भागो यहाँ से तुम लोग, और इस प्रकार गैंडल्फ मर जाता है। सभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर ये सभी लोग जैसे तैसे लॉथलोरियन नाम की जगह पहुंचते हैं जहां पर गैलेड्रियल नाम की एल्फ राज करती है। वो फ्यूचर देख के बताती है फ्रोडो को अकेले में कि सिर्फ वही है जो कि रिंग को मॉर्डोर में नष्ट कर सकता है और कोई एक बंदा फेलोशिप में से उस रिंग को फ्रोडो से ज़बरदस्ती लेने की कोशिश करेगा। फ्रोडो ये सुन के परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ सारुमन अपनी सेना तैयार कर रहा है ताकि वो फेलोशिप को मार सके। फिर ये लोग लोथलोरियन से निकल के एक नदी के थ्रू ट्रैवल करते हैं और एक जंगल में पहुंचते हैं। वहाँ पर जैसा गैलेड्रियल ने बताया था वैसा ही होता है और बोरोमिर फ्रोडो से रिंग लेने की कोशिश करता है। तभी वहाँ सारुमन के सेना की एक छोटी टुकड़ी फेलोशिप पर हमला बोल देती है। सभी लोग उनसे लड़ते हैं और लड़ाई में बोरोमिर मारा जाता है और मैरी और पिपिन को सारुमन की सेना किडनैप कर लेती है और वहाँ से भाग जाती है। इधर फ्रोडो को लगता है कि उसके कारण उसके सभी दोस्त मारे जाएंगे, इसलिए वो रिंग लेके अकेले चुपके से निकल जाता है। लेकिन सैम फ्रोडो का पीछा करता है और कहता है कि उसको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तब फिर फ्रोडो मान जाता है और फ्रोडो और सैम निकल पड़ते हैं अकेले मॉर्डोर की तरफ। और इधर एरागॉन, लेगोलास और गिमली मैरी और पिपिन को छुड़ाने के लिए उस सेना का पीछा करते हैं। बस यहीं ख़त्म होती है फर्स्ट पार्ट की कहानी।
अब किसने कौन सा किरदार निभाया है वो सुन लीजिए। फ्रोडो का किरदार निभाया एलाइजा वुड ने। जेक गायलनहाल ने फ्रोडो के रोल के लिए ऑडिशन दिया था बट वो अनसक्सेसफुल रहे थे। गैंडल्फ का किरदार निभाया इयन मैकेलन ने। इस रोल के लिए काफ़ी सारे बड़े बड़े एक्टर्स को अप्रोच किया गया था बट सबने मना कर दिया, जैसे कि पैट्रिक स्टुअर्ट, शॉन कॉनरी, पैट्रिक मकगूहन, एंथनी हॉपकिंस, क्रिस्टोफर प्लमर, सैम नील वगैरह वगैरह। अल्टीमेटली इयन मैकेलन ने हाँ कह दिया इस रोल के लिए। एरागॉन का किरदार निभाया विगो मॉर्टेंसन ने। एरागॉन का किरदार निकोलस केज और डैनियल डे लुइस को ऑफर किया गया था बट उन्होंने मना कर दिया। विन डीजल ने इस रोल के लिए ऑडिशन दिया था बट उन्हें ये रोल नहीं मिला। स्टुअर्ट टाउनसेंड को सिलेक्ट कर लिया गया था बट फिर लगा कि वो बहुत यंग है इस रोल के लिए। रसेल क्रो ने इस रोल के लिए मना कर दिया था। अल्टीमेटली विगो मॉर्टेंसन ने हाँ कह दी इस रोल के लिए। सैम का किरदार निभाया शॉन एस्टिन ने। बोरोमिर का शॉन बीन ने। गिमली का जॉन रीस डेविस ने। लेगोलास का ऑरलैंडो ब्लूम ने। आरवन का लिव टाइलर ने। गैलेड्रियल का केट ब्लैंकेट ने। सारूमन का क्रिस्टोफर ली ने। एलरॉन्ड का ह्यूगो वीविंग ने। बिल्बो बैगिंस का हियन होम ने। और गोलम का एंडी सर्किस ने। और जिनको नहीं पता है उनको मैं एक बात बता दूं, ये जितने भी नाम मैंने एक्टर्स के लिए हैं सब आज की डेट में सुपरस्टार हैं। उस समय भी थे लेकिन आज ज़्यादा ही हैं, या यूँ कह लीजिए इस फिल्म के बाद ये सभी लोग सुपरस्टार हो गए। अब थोड़ी सी प्रोडक्शन की बात करते हैं तो एक्चुअली इस मूवी में भारी तरीके से स्पेशल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया है। ऑलमोस्ट हर सीन में ऐसा इल्यूजन बनाना पड़ता था ताकि हर कैरेक्टर उनकी हाइट के हिसाब से ही दिखें। जैसे कि एलाइजा वुड जिन्होंने फ्रोडो का किरदार निभाया है वो रियल लाइफ में 5 फुट 6 इंच के हैं लेकिन मूवी में उन्हें 4 फुट का ही दिखाना था। तो ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स लगाने पड़े थे जिससे कि हॉबिट्स और ड्वार्फ्स सही हाइट के दिखें। लकीली जॉन रीस डेविस जिन्होंने गिमली द ड्वार्फ का किरदार निभाया है वो सही हाइट के थे हॉबिट्स की हाइट के हिसाब से। सो उनके कैरेक्टर पर ज़्यादा स्पेशल इफेक्ट नहीं लगाना पड़ा। काफ़ी सीन्स में बॉडी डबल्स यूज़ करने पड़े थे, कुछ ज़्यादा हाइट के और कुछ कम हाइट के। यहाँ तक कि कुछ फिल्मिंग सेट्स को तो 2-2 बनाने पड़े थे पूरे के पूरे, वो भी 2 डिफरेंट स्केल्स पर, जिससे कि कैरेक्टर्स बिल्कुल सही हाइट के लगे। यहाँ तक कि कुछ सीन्स ऐसे शूट किए गए जिससे कि देखने वाले को ऐसा लगे कि एक कम हाइट वाला इंसान ज़्यादा हाइट वाले इंसान से बात कर रहा है। इसे कहते हैं अंग्रेजी में फोर्स्ड पर्सपेक्टिव, यानी कि आंखों को ज़बरदस्ती वही दिखाना जो कि फिल्म मेकर दिखाना चाहता है, जबकि असल में वो है नहीं। कुछ कुछ जगह हॉबिट्स वाले एक्टर्स ने अपने घुटने पर भी बैठ के सीन्स शूट किए हैं। ऐसे सिंपल टेक्निक्स भी बहुत काम आए हैं शूटिंग के दौरान। फिल्म की शुरुआत के दौरान एक बैटल सीन है जिसमें सारोन की सेना एक तरफ और दूसरी तरफ एल्स, ड्वार्फ्स और मैन की सेना लड़ रही है, तो उसको बहुत ही लार्ज स्केल पर दिखाना था। तो एक CGI एनिमेशन सिस्टम तैयार किया गया था स्टीफन रेगेलस द्वारा और उस प्रोग्राम का नाम था मासिव। इस प्रोग्राम में हज़ारों एनिमेटेड कैरेक्टर इंडिविजुअली कैसे भी एक्ट कर सकते थे, उनको एजेंट्स कहते थे। इससे एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता था असली युद्ध का। तो सबसे पहले एग्जीक्यूशन में प्रोग्राम के एक ही साइड के सेना ने एक दूसरे पर हमला बोल दिया, ये गड़बड़ हुई। उसके बाद एक एग्जीक्यूशन में देखा कि जो सेना के सिपाही बॉर्डर पर लड़ रहे हैं वो अपने आप ही युद्ध छोड़ के भाग रहे हैं, ये भी गड़बड़ थी। एनीवे ऐसे करके इसका पूरा CGI तैयार किया गया था। तो अब बारी आती है मेरे रिकमेंडेशन की। आप लोगों को पता ही है मस्ट वॉच है मेरी तरफ से। रीजंस मुझे नहीं लगता आप लोगों को और बताने की ज़रूरत है। देखिए इस मूवी को और एंजॉय कीजिए। आइए अब कुछ मज़ेदार फैक्ट्स की बात करते हैं। तो पहला फैक्ट यह है कि क्रिस्टोफर ली जिन्होंने सारूमन का किरदार निभाया है, जब तक उनकी मृत्यु हुई 2015 में, तब तक वो हर साल लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की नॉवल एक बार पढ़ते थे और पूरी कास्ट और क्रू में सिर्फ एक वही थे जो कि J.R.R. टॉलकियन से मिले थे। और क्रिस्टोफर ली ही सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें मूवी के लिए कास्ट किया गया था। दूसरा फैक्ट है कि एक सीन में फिल्म की शुरुआत में गैंडल्फ बिल्बो के घर के अंदर जाता है। अब चूंकि बिल्बो हॉबिट है तो उसके घर की हाइट छोटी होगी। तब इयन मैकेलन का सर जिन्होंने गैंडल्फ का किरदार निभाया है, बिल्बो के घर की छत में एक बीम से टकरा जाता है गलती से। वो दरअसल स्क्रिप्ट में नहीं था, वो सच्ची में गलती से ही सर टकराया था इयन मैकेलन का। उस सीन को पीटर जैक्सन ने एडिट नहीं किया बल्कि मूवी में दिखाया है। तीसरा फैक्ट यह कि काफ़ी एक्टर्स अपने खाली समय में सर्फिंग करते थे न्यूजीलैंड में, तो विगो मॉर्टेंसन के चेहरे का एक साइड बुरी तरह जख्मी हो गया था सर्फिंग के दौरान।
मेकअप आर्टिस्ट ने काफ़ी कोशिश की उसे कवर करने की, लेकिन नाकाम रहे। तब डायरेक्टर पीटर जैक्सन ने कहा कि वो एरागॉन वाले कैरेक्टर के चेहरे का एक ही साइड दिखाएंगे। तो जो मोरिया की खान वाला पूरा सीन है ना, उसमें आप गौर कीजिएगा कि एरागॉन वाले कैरेक्टर का बस एक ही साइड दिखाया गया है। चौथा फैक्ट यह कि जॉन रीस डेविस, जिन्होंने एक ड्वार्फ गिमली का किरदार निभाया है, वो दरअसल रियल लाइफ में 6 फुट 1 इंच लंबे हैं। पांचवा फैक्ट यह कि विगो मॉर्टेंसन ने इसमें अपने स्टंट्स खुद ही किए हैं। छठा फैक्ट यह है कि ऑरलैंडो ब्लैम को ये रोल 2 दिन पहले ही मिला था, उनके ड्रामा स्कूल के ख़त्म होने के बाद। सातवां फैक्ट यह कि विगो मॉर्टेंसन ने इस मूवी में इंसिस्ट किया था कि वो असली स्टील की ही तलवार यूज़ करेंगे, ना कि हल्की एल्यूमिनियम वाली या फेक रबर वाली, और वो उस तलवार को हमेशा अपने पास ही रखते थे, फिल्मिंग सेट के बाहर भी अपनी रियल लाइफ में, ताकि वो कैरेक्टर में ही रहे ऑल टाइम। कई बार इसके लिए पुलिस ने भी उनसे पूछताछ की थी, पर फिर वो अपनी फिल्म और कैरेक्टर के बारे में उन्हें बता देते थे। आठवां फैक्ट है कि विगो मॉर्टेंसन ने इस मूवी को ज्वाइन किया था जब ऑलरेडी इस मूवी की शूटिंग शुरू हो चुकी थी। उन्होंने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की नॉवल पढ़ी भी नहीं थी। उन्हें उनके बेटे हेनरी मॉर्टेंसन ने कन्विंस किया था इस रोल को लेने के लिए। नौवां फैक्ट है कि सोर्ड मास्टर बॉब एंडरसन का कहना था कि विगो मॉर्टेंसन सबसे बेहतरीन तलवारबाज हैं उन सब में से जिनको बॉब ने आज तक तलवार चलाने की ट्रेनिंग दी है। 10वां फैक्ट यह कि कहते हैं कि इस मूवी के 3 पार्ट्स की शूटिंग के कारण न्यूजीलैंड की इकोनॉमी में $200 मिलियन ऐड हो गए थे। बाकायदा एक मिनिस्टर अपॉइंट किया गया था सरकार द्वारा इस मूवी के लिए। 11वां फैक्ट है कि शॉन ऑस्टिन ने अपने रोल सैम के लिए 13 किलो वजन बढ़ाया था। 12वां फैक्ट है कि ऑरलैंडो ब्लूम ने भी मोस्ट ऑफ द स्टंट्स खुद ही किए हैं। 13वां फैक्ट है कि ये 3 घंटे की मूवी है। ओरिजिनल कट इसका 4.5 घंटे का था, उसको एडिट करके फिर 3 घंटे का किया गया। IMDb रेटिंग की बात करूँ तो वो है 8.8, जिसे रेट किया है लगभग 19 लाख लोगों ने। और जैसा मैंने बताया आप लोगों को कि ये टॉप 250 IMDb मूवीज़ में आता है और इसका रैंक है 9। तो मेरा रिकमेंडेशन मैंने बता ही दिया, मस्ट वॉच है। बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है। 3 घंटे आप लोगों की यूँ चुटकी में निकल जाएंगे और आप लोगों को देख के भी बहुत मज़ा आएगा। आप लोग को आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।